Let's crack Rajasthan exams with India's top educators on Unacademy. You can find your educator from this list. Create account after installing Unacademy learning app from Google Play Store. Choose a plan from the list. गाइस यहाँ आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन आपको दे रखे हैं। आप अपनी चॉइस के आधार पर चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप 24 मंथ का प्लान लें। ये आपको 9100 का आपको पड़ेगा। अगर इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइब्रॉइड प्रोमो कोड एंड प्रोसीड टू पे तो आपको ये कोर्स 8190 में अवेलेबल हो जाएगा। देयरफॉर थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और आप ये प्राइस का डिफरेंस यहाँ चेक कीजिए। जहां 12 मंथ का 7000 का था वहीं 24 मंथ का 8190 में है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब आपको यहाँ एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेने में आपको मिलता रहेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू से अबाउट मी। आई एम अजीत रॉयड, memory expert. Welcomes you to the experimental solution of grammar on Unacademy. In today's session, we will learn new important words, their meaning, their use in sentence, हिंदी ट्रांसलेशन। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और बहुत फन करेंगे, बहुत आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, सारे नखरे साइड में रखेंगे और बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे। ऐसा सोच कर चले पर आधारित तकनीक के आधार पर हम इनको याद करेंगे। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ मेरे साथ गुनगुनाते रहिएगा, वहाँ मेरे साथ बोलते रहिएगा और साथ ही साथ आप इस वीडियो को प्लीज़ जितने भी लोग हैं लाइक कर देना, मतलब कर देना। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस के साथ साथ हम उसमें जो एरर है, जिस तरह का एरर है, उस तरह को समझाने के लिए, उस तरह के एरर को क्लियर करने के लिए हम ट्रिक्स भी जानेंगे, हम उसका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि वो जो क्वेश्चन था उसमें जो एरर था उस एरर का आखिरकार क्या सॉल्यूशन हो सकता है ग्रामेटिकली। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है। लेट्स सी, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकंड दूंगा। हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड दूंगा। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि उस क्वेश्चन में क्या एरर है, उस क्वेश्चन में क्या एरर है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और फिर भी अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। हमारा उद्देश्य उस क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाना भी है। इसलिए मैं उस क्वेश्चन के बाद अगर पॉसिबल है, लगता है कि उसका कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक से बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको दिए जाते हैं 10 सेकेंड। तो आप 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन का एरर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से गाइस। टाइम अप। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द देखिए न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। देखिए लेट्स सी इसमें क्या एरर है। यहाँ एक्ट्रेस वाज शॉक्ड, पहले यहां तक देखिए ये सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट्रेस जो है यहाँ ये नॉन वर्कर है, तभी इसमें वॉज शॉक्ड जो आपको दिख रहा है, इसमें बी प्लस थर्ड का कॉन्सेप्ट है। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, जो अर्लियर सेशन ले चुके हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि बी प्लस थर्ड क्या है। और जिनको नहीं पता तो प्लीज गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन कॉन्सेप्ट को पहले देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी कोई सेंटेंस, अगर आपका कोई सेंटेंस नॉन वर्कर से स्टार्ट है, अगर आपका सेंटेंस नॉन वर्कर से स्टार्ट है तो उस सेंटेंस की क्रिया में आपको ये दो चीज जोड़नी होंगी, बी प्लस थर्ड। और यहाँ शॉक्ड में डेफिनेटली बी प्लस थर्ड जोड़ा हुआ है, 100% जोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉज है, ये वॉज पार्ट किसका है भाई? ये वॉज बी का पार्ट है और ये शॉक्ड में कौन सी फॉर्म है? थर्ड। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में बी प्लस थर्ड दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो वो सेंटेंस आपका पैसिव बन जाता है। क्या बन जाता है? पैसिव। अगर ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन चुका है
तो डेफिनेटली पैसिव वॉइस में पीछे जब हम डोर यानी कि वर्कर को पीछे लिखते हैं तो बाई लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पैसिव है और पीछे सब्जेक्ट है तो पीछे सब्जेक्ट को हम बाई लिख करके लिखेंगे। और यहाँ इसने ये काम भी कर रखा है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि नहीं सर, इस सेंटेंस में जो गड़बड़ है ना वो बाई में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ बाई नहीं आएगा। अरे पागल आदमी, कैसे नहीं आएगा? अरे सर इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि जब भी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, नॉन वर्कर से स्टार्ट होता है, तो पीछे बाई आता है। मैंने क्या पूरी दुनिया ये पढ़ाती है कि पैसिव वॉइस में पीछे बाई लगाया जाता है, तो तुम मना कैसे कर सकते हो कि बाई नहीं आ रहा? सर मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि आपने एक ट्रिक पढ़ाई थी मुझे कि अल्लाह की रहमत से आसमान में मैंने डिस लगाई, सूरत के जो लोग थे उनको शौक हुआ, सूरत के लोगों को शौक हुआ कि मैंने अल्लाह की रहमत से आसमान में डिस लगाई। तो ये क्या बोले जा रहा है? अल्लाह की रहमत से मैंने डिस लगाई, क्या है? साफ साफ बोलना। गुरुजी मैं ये कह रहा हूं, आपने बताया कि ये अल्लाह की रहमत वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अपने बाद बाई नहीं लेते, ये अपने बाद एट लेते हैं। जब भी अल्लाह की रहमत वाले क्रियाओं में यानी उन शब्दों में बी प्लस थर्ड जोड़ा जाएगा तो वो अपने बाद बाई नहीं लेंगे, वो अपने बाद एट लेते हैं। इसलिए यहाँ सॉफ्ट के बाद बाई नहीं आएगा गुरुजी, यहाँ एट आएगा। ओके, मैं यार खुद ही भूल जाता हूँ पढ़ा करके। चल तूने अच्छा किया ध्यान दिला दिया। तो अब मैं इन सारे स्टूडेंट्स को ये ट्रिक बता ही देता हूँ कि अल्लाह की रहमत से यानी कि ALA से बनाया अल्लाह, अल्लाह की रहमत से। देखो आप ध्यान से देखिएगा ये सभी लोग, AL से मेरे साथ गुनगुनाओ, फिर मैं इसको समझाऊंगा ये क्या है। अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में, बोलो अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में, आसमान में डिस लगा दी, आसमान में डिस लगा दी। तो ये SUR सूरत के लोगों को शौक हुआ, शौक लगा उनको। इसका मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद एट लेते हैं। अल्लाह की रहमत से आसमान में, बोले तो ANB, डिस भी, सूरत भी, शौक भी, ये सब अपने बाद एट लेते हैं। जब भी इनमें B प्लस थर्ड जोड़ा जाएगा ये अपने बाद एट लेंगे, और B प्लस थर्ड हटाया जाएगा तो इनके पीछे आने वाला एट भी हटा दिया जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा, आपको शब्द अभी भी नहीं समझ में आए होंगे, लेकिन आपको इतना समझना है, अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में डिस लगा दी तो सूरत के लोगों को शौक हुआ। तो देखिए जरा ये अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह की रहमत यानी अल्लाह, अल्लाह से एट बन रहा है, AS के बाद में भी एट बन रहा है, M के बाद में भी एट बन रहा है, N के बाद में भी एट बन रहा है, डिस के बाद में भी एट बन रहा है, SUR शर के बाद में भी एट बन रहा है, और शौक के बाद भी एट बन रहा है। वापस से देखिए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एट, द अल्लाह एट, एश एट, M एट, N एट, डिश एट, शर एट, शौक एट। अभी आप कंफ्यूजन में होंगे, आपको लग रहा होगा सर ये पढ़ा क्या रहे हैं आप, क्या है? मैं आपको ये बता रहा हूं भैया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो अपने बाद एट लेते हैं, जिनमें एक आ गया अलार्म्ड, वेरी गुड। एक आ गया एस्टोनिश, ALA से बना अलार्म्ड, AS से बना एस्टोनिश्ड, AM से बना अमेज्ड। ये देखिए, ये आसमान का A पीला, ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, M भी येलो कलर का दिख रहा है। A और M मिलकर के अमेज्ड बन गया, A और S मिलकर के एस्टोनिश बन गया, ALA से अलार्म्ड बन रहा है। अगला देखिए, AN से बन रहा है एनॉइड। आगे देखिए, DIS से बन रहा है डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, और SUR से बन रहा है सरप्राइज। और एक बच गया आपके सामने फाइनली शॉक, जिसके बाद में भी लगता है एट। तो बताइएगा इस कौन कौन से हो गए? पहला आपका हो गया अलार्म्ड। मेरे साथ गुनगुनाते रहिए और अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, लिखते रहिए। अलार्म, अल्लाह से बना अलार्म, अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में, बोले तो आस, एस से बना एस्टोनिश, एस्टोनिश, अलार्म्ड, एस्टोनिश, एमइज्ड, और एम मिलकर के अमेज्ड बना रहे हैं, ए और एन मिलकर के एनॉइड बना रहे हैं। ओए अन्नू मुझे परेशान मत कर, मैंने आपको याद कराया था ना, ओए अन्नू मुझे परेशान मत कर। और डिसपॉइंटेड, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड। देखिए डिसपॉइंटेड, डिस से बन रहे हैं। आप मेरे साथ बोले अल्लाह की रहमत से आसमान में डिस लगाए, तो डिस से क्या बना? डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड। और ये SUR से बन रहा है आपका सरप्राइज्ड भैया। और यहाँ SHOCK से बन रहा है शॉक्ड। ये अपने बाद सभी क्या लेते हैं? एट। अलार्म्ड भी एट लेता है, एस्टोनिश भी एट लेता है, अमेज्ड भी एट लेता है, एनॉइड भी एट लेता है,
डिसपॉइंटेड डिस्ट्रेस भी एट लेते हैं, सरप्राइज भी एट लेता है, शॉक्ड भी एट लेता है, लेकिन शर्त ये है इनके बाद एट लगाने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि इनके पहले बी है या नहीं। अगर इनके पहले बी हुआ, अगर इनके पहले बी हुआ, बी क्या होता है इधर लिख देता हूं, जो नए हैं वो जान लें, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, टू बी और बी। इनमें से अगर कोई भी क्रिया आपको आगे दिखे और फिर ये आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दें तो समझ जाइए कि ये कॉन्सेप्ट बी प्लस थर्ड का है। और बी प्लस थर्ड के कॉन्सेप्ट में ये अल्लाह की रहमत वाले जितने भी वर्ड हैं, अल्लाह की रहमत वाले जितने भी वर्ड हैं, ये अपने बाद लेंगे भैया क्या, एट। मुझे बात समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई तो थैंक यू बोलो। सभी लोग थम्स अप करो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई कि अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में क्या लगाई, डिश लगाई, और सूरत के लोगों को शॉक हुआ, शॉक्ड हुआ। यानी कि जब इन क्रियाओं को आप कभी भी किसी सेंटेंस में बी के साथ देखते हो तो इनके बाद आपको एट लगाना पड़ेगा। ये अपने बाद एट लेती हैं, कौन कौन सी, अल्लाह वाली, कौन कौन सी एस्टोनिश वाली, कौन कौन सी अमेज्ड वाली, कौन कौन सी एनॉयड वाली, कौन कौन सी डिस्ट्रेस डिसपॉइंटेड वाली, कौन कौन सी सूरत सरप्राइज वाली, और एक और कौन सी शॉक्ड वाली। ये सब अपने बाद में लेती हैं एट। फाइनली मुझे तो समझ में आ गया, अल्लाह से अलार्म बना, ए से एस्टोनिश बना, और एम से अमेज्ड बना, राइट ना, और एन से एनॉयड बना, डिस से डिसअपॉइंटेड डिस्ट्रेस बना, और एस यू आर से सरप्राइज बना, और शॉक से शॉक्ड बना। और मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई होगी। मैंने खूब जितना हो सका उतनी बार मैंने इसको रिवाइज कर दिया। तो अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में क्या लगा दी, अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में क्या लगा दी, डिस लगा दी। अल्लाह की रहमत से डिस लगा दी। देखिए अल्लाह की रहमत से मैंने आसमान में लगा दी भैया डिस। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे शब्द अलार्म्ड, एस्टोनिश, अमेज्ड, एनॉयड, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, सरप्राइज, शॉक्ड अपने बाद एट लेते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन था, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड, तो इस सेंटेंस में आपको यहां शॉक्ड के बाद, क्योंकि ये शॉक्ड जो है दिस इज योर थर्ड फॉर्म एंड वॉज इज ए पार्ट ऑफ बी। इफ अगर आप इन दोनों को देखो तो हमारा वो कॉन्सेप्ट बन जाता है बी प्लस थर्ड, और बी प्लस थर्ड अपने बाद में बाई नहीं लेता भैया, एट लेता है। अल्लाह की रहमत से आसमान में मैंने डिस लगा दी, सूरत वालों को शॉक्ड हुआ। ये शॉक्ड वाला वर्ड है जो अपने बाद बाई नहीं लेगा, एट लेगा। अब इससे ज्यादा मुझे समझाना नहीं आता, अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली आप हो जाएंगे बोर सब लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, स्टार्ट। टाइम अप। इस क्वेश्चन में जो एरर है वो इस शब्द में है, हेड में। क्यों गुरुजी हेड में क्यों एरर है? बेटा ये जो हेड है ना, ये आई से पहले आएगा। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि आपको यहां आई हेड के स्थान पर हेड आई बोलना है। तो गुरुजी ये कौन सा नया नियम आ गया, हेड आई अगर मैं बोल दूंगा तो आपका 21 वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। 21 में तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, यहाँ पीछे तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, यहाँ तो फुल स्टॉप है। बेटा ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मैं मानता हूं, बट पैटर्न यहाँ 21 आएगा। और ये 21 पैटर्न कब कब यूज होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, ये 21 पैटर्न यूज होता है जब भी किसी सेंटेंस में ये नर्सों वाले शब्द, जब भी किसी सेंटेंस में नर्सों वाले शब्द अगर आगे दे रखे हों, जिसे हम इन्वर्शन कहते हैं, INVERSION, ये इन्वर्सन। अब बच्चों आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा गुरुजी ये इन्वर्सन क्या है, तो माथा बोड़ी नहीं करनी भाई आपको। क्यों? क्योंकि आप इस तरह के शब्दों के चक्कर में आप असली कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे। तो आप भूलो इसको, क्या है, खत्म करो इसको इन्वर्सन। आप तो ये समझो कि मैं कोई ट्रिक बताने वाला हूं नर्सों नाम की, और नर्सों नाम की जो ट्रिक है भैया, उस ट्रिक में
उस ट्रिक के बाद हम जो पैटर्न यूज करते हैं वो 21 पैटर्न यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते। डेट्स वाई इफ आई से, अगर मैं आपको ये बताऊं यहाँ कि ये सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है आपका नो सूनर से, ये नो सूनर नर्सों का एक वर्ड है NO, यानी कि ये नो सूनर जो है ये नर्सों का एक पार्ट है, और नर्सों अपने बाद सब्जेक्ट नहीं लेता, पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है और फिर सब्जेक्ट लेता है। ये प्रोसेस आपको कैसे समझना है जरा देखिए। मैं आपको वो एडवर्ब्स बता रहा हूं जो नर्सों के हैं, NURSHO। सभी प्यारे प्यारे ऑफिसर्स, मेरे प्यारे लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है। यहाँ बने रहें और ट्रिक्स को जानें और जबरदस्त तरीके से इसको अपने अंदर बिठा लें कि नर्स जो होती है, नर्स का जो काम होता है, नर्स ऑपरेशन थिएटर में हमेशा डॉक्टर की आगे से आगे हेल्प करती है। नर्स ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की हेल्प करती है आगे से आगे। बोले तो जब भी नर्सों वाले शब्द आपको सेंटेंस में आगे दिखाई दें, जब भी इनमें से कोई भी आगे आए, चाहे एन हो, चाहे यू हो, चाहे आर हो, चाहे एस हो, चाहे एच हो, चाहे ओ हो, इनमें से कोई भी जो भी इनमें से आगे आएगा वो अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि नर्सों का काम है ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की हेल्प करना, यानी इनके बाद जो इनका जो काम है वो हेल्प करना है। बोले तो किस किस का हेल्प करना? बोलो ओ का, बोलो एच का, बोलो एस का, बोलो आर का, बोलो यू का, बोलो एन का। इन सब का काम है हेल्प करना। किसकी हेल्प करना? किसकी हेल्प करना? डॉक्टर की। तो जरा देखिए क्या है। एन से बना आपका नेवर, नेबर नहीं, नेवर। एन से बना नेवर और एक और बना नो सूनर। तो दो तो ये आगे, एक तो आ गया नेवर और एक आ गया नो सूनर। सभी ऑफिसर से इधर ध्यान देना है ना। यूज और एक और है, एन से यहाँ तीन बन रहे हैं। एक आ गया आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तीन आपके सामने आ गया, नेवर, नो सूनर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एक और है नीदर नॉर, एक और है नीदर नॉर। राइट, नीदर नॉर। ये तीन तो आपके में नहीं, हालांकि इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी आपको सारी ट्रिक्स नहीं बता सकता। यू नो व्हाट, सारी अभी मैं बता दूंगा तो गोच पोच हो जाएगा आपका। तो एन से तीन बन गए, एक बन गया नेवर, एक बन गया नो सूनर, एक बन गया नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो चलिए गुरुजी यू से भी बता दीजिए। ले बेटा, हमें तो कोई प्रॉब्लम को नहीं। यू से बन गया अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। जिनको नहीं भी दिख रहा है मैं बोल रहा हूं, कॉपी में लिख लेना, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। तो एन से एक तो बना नेवर, एक नो सूनर, एक नॉट ओनली और एक अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। यू से बन गया जो। आर से क्या बनेगा? रेयरली। आर से बनेगा आपका रेयरली, आर से बना रेयरली। गुड। और सर एस से क्या बनेगा? बेटा एस से स्केर्सली और सेल्डम बनेगा। स्केर्सली जिसे हम स्कार्सली कहते हैं। और यहाँ एच से बनेगा आपका हार्डली, एच से हार्डली बनेगा। और यहाँ ओ से क्या बनेगा? ओ से बनेगा बेटा कि कोई भी आपको टाइम अगर ओनली के बाद दिखे, ओनली यस्टरडे, राइट, ओनली रिसेंटली, तो इस तरह से जब आपको ओनली के बाद टाइम दिखाई दे तो ये सारे सब नर्सों कैटेगरी के माने जाएंगे। और नर्सों वाले सारे शब्द अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जरा देखिए, नर्सों वाले शब्द अपने तुरंत बाद क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। एन से चले टक टक टक, एन से चले टक 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 टक। सब मेरे साथ बोलो जहां बैठे हो, टक 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 टक। तो एन ने अपने बाद क्या ली भाई? हेल्पिंग वर्ब ली। एन ने अपने बाद हेल्पिंग वर्ब ली। ये यू भी अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा, ये आर भी हेल्पिंग वर्ब लेगा, एस भी अपने बाद लेगा, एच भी अपने बाद लेगा, ओ भी अपने बाद लेगा। इनमें से कोई भी हो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा यदि ये आगे दे रखे हैं सेंटेंस में। तो अगर इनमें से कोई भी भिड़ते ही सेंटेंस में आगे आपको दिखाई दे, अगर आपको लग जाए कि नर्सों आ गई सेंटेंस में आगे है, और भैसा उठा के हेल्पिंग वर्ब दे मारो उसको, ले हेल्पिंग वर्ब ले। क्योंकि नर्सों को तुरंत हेल्प करनी होती है, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी होती है, ऑक्सिलरी लेनी होती है, उनके बाद हमें
जो सेंटेंस की DMBH, ये 3 मैंने हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताई हुई हैं, इनमें से जो भी दे रखा है वो हमें लेना होता है DMBH में से। तो भैया इस बात को ध्यान रखना कि जिथे होली नर्स हो उत्थे आवली हेल्पिंग वर्ब, यानी जिधर होगी नर्स हो उधर होगी हेल्पिंग वर्ब। Where there will be nurse हो there will be helping verb after the nurse हो। Understand? Are you getting this trick or not? Please thumbs up करें जिनको समझ में आ गया फटाफट अभी ऑन द स्पॉट। बने रहें गाइस, हंसते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, भूले नहीं। ये प्रेजेंटेशन आपको अगर लगता है कि चुभरी है, कलरफुल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता देना, हम इनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, हमें समझ आता रहेगा कि हमें कहाँ इंप्रूव करना है और आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपकी डिमांड है, आपकी जो मन है, आपका जो लगता है कि गुरुजी मुझे इस तरह से चाहिए तब मुझे सुकून मिलेगा, आप अपना वो अपनी डिमांड हमें बताओ, हम कोशिश करेंगे, हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे कि हम आपके अनुसार पढ़ा सकें जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जो आपको मस्त मद मस्त कर दे, आपका दिल खुश कर दे। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पूजा यही है कि जहां आप खुश वहां हम खुश। अगर आप खुश नहीं हो तो हमें चैन नहीं पड़ता, हमें बेचैनी होती है। इसलिए गाइस, स्टूडेंट्स आर माय फ्यूचर, स्टूडेंट्स आप लोग ही हमारा फ्यूचर हो, इसलिए आप खुश हो तो हम खुश हैं और आपकी सेवा के लिए हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। और हम खुश तभी रह पाएंगे जब हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम्स हम तभी सॉल्व करेंगे जब आप बताएंगे। ये तो आपके अंदर के ईगो हो सकते हैं कि आप हमसे नहीं बता रहे हो या हमसे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कभी जोर नहीं आता किसी स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, बशर्ते अगर वो सच में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है तो। खैर कोई बात नहीं। तो आपने देखा ये नर्सों वाले जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। इसलिए इस नो सूनर वाले क्वेश्चन में हेड आपको आगे लेना है और आई आपको बाद में। तो मैं एक सेंटेंस दे देता हूं आपको ताकि आपको भी सुकून मिल जाए कि सर कैसे अपन इसको कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ सेंटेंस, इज दैट क्लियर गाइस? तो देखिए सोहन, तो आगे मैं यहां ले देता हूं नेवर। नेवर सोहन वेंट टू गोवा। अब ये आपके सामने सेंटेंस है, नेवर सोहन, नेवर सोहन। ये नेवर आपको नेवर जैसा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं आर ऐसे ही बनता है मेरे से, तो नेवर आ गया आपके। अब ये नेवर क्या चीज है? नर्सों। सब बोलो, नर्सों के शब्द अगर आपको आगे दिखाई दें, नर्सों के शब्द अगर आपको आगे दिखाई दें तो वो अपने तुरंत बाद लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी इनको पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी हमें इस जगह पर तुरंत बाद यहां हेल्पिंग वर्ब बैठानी पड़ेगी, तब जाके इसको सुकून मिलेगा। तो इस सेंटेंस में किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। गुरुजी क्या करें? आपने तो कॉन्सेप्ट समझा दिया कि जब नर्सों आगे आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब लगा देना। आप क्या करें? हम इस क्वेश्चन में कहीं हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, कहां जाए? अरे बेटा परेशान मत हो, मैंने ये भी बताया था ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो उन सेंटेंसेस में मदद लेते हैं। डू भैया भूल गया क्या? अरे गुरुजी आई एम सॉरी, मुझे याद आ गया। वेरी गुड बेटा, ऐसे मत भूला कर। तो आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस में आपको वेंट दे रखा है, तो आपको कोई हेल्पिंग वर्ब जब ना दिखे सेंटेंस में तो डू भैया लें। और एक नियम आपको ये पता ही है कि जब भी कोई क्रिया किसी क्रिया से पहले रखी जाती है तो वो दूसरी वाली क्रिया की सारी धन दौलत छीन लेती है। और दूसरी वाली क्रिया आपके पास यहाँ वेंट है, इस वेंट की धन दौलत बोले तो सेकंड फॉर्म इस डू में जाएगी। और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डू का बन जाएगा डिड, और ये हो जाएगा बेचारा बर्बाद, और ये हो जाएगा खुद गो। तो फाइनली सेंटेंस क्या बना बेटा? फाइनली सेंटेंस बना, देख मैं लिख रहा हूं, नेवर गुड डिड गुड सोहन गो टू गोवा, गो टू गोवा। ये आपका फाइनली सेंटेंस बन गया, नेवर डिड सोहन। अब आपने यहाँ कॉन्सेप्ट जो लिया वो हेल्पिंग वर्ब ली और फिर बाद में सब्जेक्ट लिया, लेकिन फिर भी पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लिया। क्योंकि नर्सों ये कहती है कि मन ने 21 चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कहती है कि फुल स्टॉप ही चाहिए, मुझे क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो लट बच जाएंगे, माइंस मर जाएंगे। तो प्लीज बच्चों क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना आपको। माना कि 21 में क्वेश्चन मार्क आता है जब हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे होता है तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बट यहां मजबूरी है दो आगे आना, दो आगे मजबूरी में आगे आया है नर्सों की वजह से। तो नर्सों ने कहा, क्या कहा नर्सों ने कि भाई मेरे बाद हेल्पिंग वर्ब रख दो आप
क्वेश्चन मार्क की मनने जरूरत कोनी। तो वो शब्द देखिए जो जो अपने बाद हेल्पिंग ऑफ लेते हैं, एक बार और देखिए। नर्सों वाली ट्रिक से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन देखिए नर्सों में H4 आपका हार्डली था ही, वेरी गुड। N से आपका नेवर था ही, ओके। S से सेल्डम था, R से रेयरली था। नर्सों में O फॉर ओनली देन हो, N से नॉट ओनली बट हो, और N से नो सूनर हो। S से स्केर्सली था, N और O से देखो ओनली लेटर हो गया। N से नाउ वेयर भी है। L से, L मैंने आपको नहीं लिखवाया था उसमें L, लेकिन है लिटिल, और ओनली फिर वो आ गया ओनली दिस वे, और एक है इन नो वे। तो ये दो चीजें मैंने आपको अलग यहाँ लिखा दी हैं, लिटिल और इन नो वे, बाकी सब नर्सों में आ गए। और ये नर्सों वाले शब्द अपने बाद हेल्पिंग ऑफ लेते हैं, जरा देखिए। Rewrite the following sentences putting the adverb first and inverting subject and verb। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आई हैव सेल्डम सच सीन ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों मुझे बताओ आप कि सेल्डम को अगर मैं आगे रख दूं तो इसके साथ साथ मुझे क्या और करना पड़ेगा, जल्दी से जवाब दो। अगर मैं सेल्डम को आगे रख दूं तो मुझे और क्या करना पड़ेगा? तो आप सब जवाब देंगे कि गुरुजी सेल्डम को जब आप आगे रखोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी आगे खींचनी पड़ेगी, तो हैव आगे आ जाएगा और आई पीछे हो जाएगा। तो जहां आई हैव सेल्डम था वहां बनेगा सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल और फुल स्टॉप, नॉट एनी क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 2, सी हैड हार्डली फिनिश हिज लंच। देखिए सी हैड, यहाँ सी नहीं, यहाँ एक हिज के स्थान पर हमें हर करना होगा, राइट। ये कंप्यूटराइज मिस्टेक है, हिज के स्थान पर आपको यहाँ हर करना पड़ेगा। तो सी हैड हार्डली फिनिश्ड हर लंच व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। तो आप इसमें कह रहे हो कि मुझे ये जो हार्डली है ना इसको आगे रखना है। अब आगे अगर तुम्हें इसको रखना है तो रख लो ना, हमारा क्यों माथा गा रहे हो? तो गुरुजी हम आगे रखेंगे तो हम हेल्पिंग ऑफ भी आगे लेंगे, क्यों लेगा? लूट मछली है क्या? नहीं गुरुजी आपने कहा था नर्सों आगे आएगी तो हेल्पिंग ऑफ आगे लेनी पड़ेगी। अच्छा तो लेगा ही लेगा? हाँ गुरुजी मैं तो लूंगा। क्या लेगा? हेल्पिंग ऑफ आगे लूंगा। अच्छा भैया ले ले। तो हार्डली आगे रखा तो इसका एक नखरा में झेलना पड़ा, इसने आगे हेड लिया और फिर सी लिया। हे भगवान, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसी इनकी जिदें होती हैं। नर्सों तुमने हद कर दी। अगला क्वेश्चन, आई हैड नेवर हियर्ड सच अटर नॉनसेंस। आई हैड नेवर, बच्चों इसमें अगर नेवर आगे आ जाए तो क्या इसके साथ आगे आएगा? बोलो गुरुजी। अरे गुरुजी नेवर अगर आगे आएगा तो जाहिर सी बात है हेड भी आगे आएगा ना। क्यों आएगा? अरे नर्सों का पार्ट है, नर्सों का समझ नहीं आ रहा, नर्सों आगे आएगी, हेल्पिंग ऑफ बाद में लेगी। तो गुरुजी गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्यार से ही बता दो बेटा, प्यार से ही बताया है, नर्सों आगे आएगी अपने बाद हेल्पिंग ऑफ लेगी। सॉरी बोल, सॉरी सर। अगला, आई हैव हार्डली अराइव्ड। बच्चों कतई कॉन्सेप्ट को ऐसे भेजे में भर लो कि बाद में कोई कह ना दे कि आपको चीज समझ में नहीं आई। आई हैव हार्डली अराइव्ड व्हेन ट्रबल स्टार्टेड। इस क्वेश्चन में मुझे आगे क्या रखूं कि हेल्पिंग ऑफ आगे आ जाए? जवाब दो। शर्मा जी जवाब गलत है। हाँ बिल्कुल नाथावत जी आपका जवाब सही है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल, यस 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 यस, विकास आपका भी जवाब सही है बिल्कुल। जितेंद्र यादव आपका भी जवाब सही है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड। आरबी आपका भी जवाब सही है, शाबाश, वेरी गुड मोनिका, गुड गुड, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, शाबाश। शर्म नहीं आती, जवाब दिए हैं। कहाँ दिए जवाब? देखिए मैं आपको बता दूं, हार्डली आगे आएगा तो हैव भी आगे आएगा, तो ये बन गया हार्डली हैव आई अराइव। क्वेश्चन था एक, डेफिनेशन दे दी इतनी, समझा इतना दिया, कहीं दिक्कत आएगी आपको? कभी नहीं आने वाली दिक्कत। इससे बढ़िया सिस्टम हो ही नहीं सकता, आपको मिल ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं दूसरे टीचर्स के पास नहीं है, मतलब मेरे पास दूसरा नहीं मिलेगा आपको, मेरे पास ये एक ही है। आई एम सॉरी। देखिए ओनली आफ्टर हर डेथ वॉज आई एबल। अब ये वॉज आगे क्यों है? क्योंकि हमने ओनली आफ्टर को आगे रखा है। इस सेंटेंस में था आई वॉज एबल टू अप्रिशिएट हर ओनली आफ्टर हर डेथ। तो ओनली आफ्टर हर डेथ जब आगे लाओगे तो वॉज पहले लेना पड़ेगा, आई बाद में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बोलो गुरुजी मेरे तो समझ में आ गई, बट बेटा ये अगला क्वेश्चन करके बता, तेरा टाइमर स्टार्ट होता है अब। चल कर इसको।
टाइम अप। इस सेंटेंस में वॉज के स्थान पे वर आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जवाब दिया उनको मेरा थैंक यू, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल आपका जवाब सही था। आपने कहा कि सर यहाँ आई के बाद वॉज नहीं आएगा, आई के साथ वर आएगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में इफ अपने बाद कैसा भी सब्जेक्ट ले ले बट इसका पेट नहीं भरेगा। वापस से सुनो, इफ अपने बाद कैसा भी सब्जेक्ट ले ले लेकिन इसका पेट नहीं भरेगा, इसका पेट भरेगा केवल और केवल इज, एम, आर और वॉज वर्ब में से, यानी कि वॉज वर्ब में से इसका पेट केवल और केवल भरता है, वर्ब से, वॉज से नहीं। इसलिए किसी भी तरह का कैसा भी आपके सामने सब्जेक्ट आपको देखने को मिले, कैसा भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिले, उसके बाद आप वर लगा दें यदि सेंटेंस कंडीशनल है तो जरा गौर फरमाइए। कंडीशनल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये एक ट्रिक पढ़ाई थी, और नहीं पढ़ाई तो मैं आपको बता दूं। PIWUSH, PIWUSH, ये क्या चीज है? ये एक खतरनाक खजाने का रास्ता है गुरु जी? अरे ये पीयूष जो है, पीयूष, ये एक खतरनाक खजाने का रास्ता है। अच्छा गुरु जी, मान ली बात। पीयूष, पीयूष, और ये पीयूष से ज्यादा मुझे तो पीयूष जैसा लग रहा है, पीयूष। अब तुम्हारी मर्जी, इसको पीयूष पढ़ो चाहे पीयूष पढ़ो, डब्लू को साइलेंट कर दोगे तो पीयूष ही हो जाएगा ये। अच्छा गुरुजी चलो कथा बताओ, इसकी कथा क्या है? कथा क्या है? पी कहता है कि मैं चूं प्रोवाइडेड, मैं प्रोवाइडेड हूं। आई कहता है भाई साहब हम भी हैं यहाँ इस दुनिया में। ओके, तो तुम क्या हो? हम इन केस हैं। और भाई साहब हम भी हैं I4। कौन? एफ। हमें क्यों छोड़ रहे हो असली वाले को? तो डब्लू कौन है? भाई साहब हम वैन है। अच्छा, और कौन है? वर। और कौन है? गुरुजी हम अंटिल हैं, और हमारे एक भ्राता और हैं अंटिल के साथ साथ अनलेस। हमारे एक भ्राता हैं और उनका नाम है अनलेस, अनलेस। और ये एस कौन है? गुरुजी आप इसको नहीं जानते क्या? ये वही है रामजी लाल का रिश्तेदार। कौन? सपोज। और ये एच, अरे गुरुजी ये तो हमारा मैन भक्त है। कौन? हेड। तो पीयूष में एक हो गया प्रोवाइडेड, इन केस, इफ, व्हेन, वर, अंटिल, अनलेस, सपोज, हेड। ये सब जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दें, प्रोवाइडेड, इन केस, इफ, व्हेन, वर, अंटिल, अनलेस, हेड, सपोज, यानी पीयूष आपको दिखाई दे तो आप समझ जाओ वो सेंटेंस कंडीशनल है। लेकिन ये वर और हेड उस सेंटेंस में आगे होंगे तो कंडीशनल होगा, लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। जैसे वर आई ए प्राइम मिनिस्टर, हैड आई इन्फॉर्म्ड हिम। तो इस तरह से वर और हेड ये दोनों भी कंडीशनल का काम करते हैं। वर और हेड भी कंडीशनल का काम करते हैं जब इनको किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के आगे रखा जाए और पीछे फुल स्टॉप हो तो समझ जाओ कि सेंटेंस कंडीशनल है। अब अगर ये पहले से ही है तो दिक्कत है नहीं, लेकिन ये वर्ब अगर आगे भी हुआ ना तब भी ये कैसा भी सब्जेक्ट ले सकता है, या फिर कैसा भी सब्जेक्ट हुआ तब भी यहाँ आगे वर ही आएगा। या फिर यूं कह सकते हो कि वर और हेड के स्थान पर यहाँ उस सामने वाले ने आपको इफ दे रखा है और फिर सब्जेक्ट दे रहा है और फिर दोबारा से डिमांड कर रहा है कि बता बेटा वॉज और वर में से क्या आएगा। तो आप बोलोगे गुरुजी इफ अगर आगे है तो ये कंडीशनल है, और कंडीशनल का तो पुराना याराना वर से है, इसलिए वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। बोलो यस। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो कर दो। आपको कितना भी प्यार कर लो, कितनी भी आपसे रिक्वेस्ट कर लो, कितनी भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कर लो, लेकिन आप लोग कभी भी दिल से टीचर का भला नहीं सोच सकते। कोई बात नहीं गाइस, एक बात तो तय है, मेरी मेहनत अगर सच्ची है, कर्म अगर मेरे अच्छे हैं, तो आप में से किसी की नेगेटिव सोच मुझे रोक नहीं सकती। और अगर आप साथ दे रहे हो तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूंगा। और अगर फिर भी अगर आप मेरे लिए नेगेटिव हो तब भी मुझे आपसे
बिल्कुल कतई कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मेरे से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, 100% तो नेगेटिव आप होंगे, तो मुझे दोनों ही चीज़ों में बिल्कुल आपसे कतई कोई भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। नेगेटिव है तब भी मेरे लिए खुशी की बात है, मुझे इम्प्रूव करने का और चांस मिलेगा। और सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, इफ यू आर सपोर्टिंग मी, तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विद यू, विद तो मैं उनके साथ में भी हूँ। पर ठीक है, थोड़ा सा अच्छा फील होता ही है। आप भी अगर मेरी जगह होते तो प्रैक्टिकल सोच के देखो, मजाक वाली बात नहीं है भाई, जो सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट, जितना करना उतना है ना, गलत नहीं कर रहा हूँ है ना। तो चलिए, आपका टाइमिंग स्टार्ट अब। ही डिड नथिंग एल्स बट टू प्ले। ढूंढ लो भाई ये इसमें एरर क्या है। बच्चों टाइम अप। इस सेंटेंस में एरर आपके सामने है, और ये सेंटेंस कह रहा है, बट इज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव। बट इज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव। कैसे साहब? देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। गुड। बेयर इंफिनिटिव, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको वर्ब की 5 फॉर्म बताई थी। कौन कौन सी? V1, V2, V3, V4 और V5। और इन पांचों का आपको नाम बताया था। V1 इंडेफिनिट, V2 इंडेफिनिट, V3 का नाम परफेक्ट, V4 का नाम कॉन्टिन्यूअस और V5 का नाम मैंने इन्फिनिटिव बताया था, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसमें टू लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें आगे टू आना चाहिए बिकॉज ऑफ इन्फिनिटिव। अगर आप उसको इन्फिनिटिव कह रहे हो तो आगे टू होना चाहिए, बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इस टू को मुश्किल से आने देते हैं या आने ही नहीं देते, यानी टू का आना मुश्किल होता है कुछ शब्दों की वजह से, जबकि उस सेंटेंस में कुछ आपको उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर, जो संरचना है उसकी कुछ ऐसी डिजाइन होगी, ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि वो कहेगी कि हमें, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड आपको दिखाई देंगे जो ये कहेंगे कि हमें इन्फिनिटिव चाहिए, तो हम उस वर्ड के लिए इन्फिनिटिव देंगे, लेकिन वो जो दूसरा वर्ड है वो कहेगा कि नहीं, टू नहीं आएगा। और वो वर्ड कह रहा है इन्फिनिटिव तो आएगा, वो कह रहा है नहीं टू नहीं आएगा। मतलब कहानी वापस से सुनना। He did nothing else but to play। यहां but अपने बाद पांचवी फॉर्म लेना तो चाहता है, बट इसके दो नियम है, यानी कि इसके दो करेक्टर हैं। एक तो ये पांचवी फॉर्म चाहता भी है, बोले तो एक पॉजिटिव करेक्टर और एक नेगेटिव। कहते हैं ना कि मुझे आपसे शादी भी करनी है और मैं आपको प्रपोज भी नहीं कर सकती। मैं शादी करना भी चाहती हूँ और कर भी नहीं सकती। ऐसे कोई कोई होते हैं, बोले तो करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि तुम अच्छे हो, कर नहीं सकती इसलिए क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बट यही कहता है कि मन ने चाइज है इन्फिनिटिव, बट मेरा ये साथ नहीं देता, कौन? टू। तो इसलिए हम उस बट के बाद लगाएंगे तो इन्फिनिटिव, बोले तो पांचवी फॉर्म, बट उसमें से हम टू हटा देंगे। इसीलिए वो उसी दिन से इस नाम से जानना लग जाता है, बेयर इन्फिनिटिव। तो क्या हुआ बेयर इन्फिनिटिव? बोले तो आपने लगाई तो पांचवी फॉर्म ही थी, आपने लगाई तो सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी, बट किसी कारणवश आपको वहां से टू हटाना पड़ा, और वो टू जैसे ही हटा और वो बेचारी B1 जो रही है, जो कि दरअसल पांचवी फॉर्म थी, वो कहलाएगी इन्फिनिटिव, बट उसके साथ टू नहीं था, इसलिए उसके साथ एक नाम और जुड़ेगा बेयर,
तो इसलिए वो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म जो कि बिना टू के है बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानी जाएगी। इसलिए बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि ये बट जो है अपने बाद टू नहीं लेगा, प्ले लेगा। अब ये प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखने में भले ही है, लेकिन दरअसल इस बट की रिक्वायरमेंट पांचवी फॉर्म ही है, बट बिना टू वाली, यानी टू नहीं चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इसलिए यहां बट के बाद केवल आएगा प्ले। आई होप कि गाइज आपको ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा कि ही डिड नथिंग एल्स बट टू प्ले में क्या एरर हो सकता है, और इसमें एरर आपके सामने क्लियर है, गुरुजी टू नहीं आएगा। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं क्या गाइज? मैं बता तो दूं, बट आप ना मेरे से गुस्सा हो जाते हो। DMBH, यार यहाँ जगह तो मेरे पास बची नहीं है। DMBH, लेट, अरे यार, लेट, CDMB और H, B, बट, B फॉर बट हो गया। आगे देखिए, मैं यहां ऊपर से बता दूंगा अपने आप में, लेट ये है ही, सी अपने बाद में है ही, D फॉर डेयर, नॉट, और डेयर का ही परम मित्र एक और है नीड नॉट, ठीक है। M से बना आपका मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, यूज टू, और टू, इनको छोड़ के, ठीक है। B से बट आपका बनाई, और B से एक और है बिड, ठीक है ना। और H से आपका है क्या, HER, बोलो क्या, हियर। तो ये अपने बाद कभी भी पांचवी फॉर्म नहीं लेते, ये अपने बाद जो लेते हैं वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन पे कुछ करते हैं। आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एरर बताइए क्या है। यस, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. What can we error in this sentence? बताइए एरर गाइस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में क्या एरर है। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए, इस सेंटेंस में आपको ऑफ से पहले नॉलेज दे रखा है, ऑफ से पहले नॉलेज दे रखा है। तो जब भी मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था 3D का सिस्टम। 3D का मतलब मैंने आपको समझाया होगा, जब कोई चीज डेफिनेट हो, या कोई चीज डिफाइन हो, या कोई चीज डिक्लेयर्ड हो, इनमें से अगर वो चीज कुछ भी है तो वो अपने बाद, यानी कि अपने से पहले, सॉरी बाद नहीं, अपने से पहले द आर्टिकल का यूज करती है। और यहां जो नॉलेज की बात हो रही है ये एकदम क्लियर है कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस के नॉलेज की बात हो रही है। तो ये नॉलेज यहाँ डिफाइन हो गया, इसलिए हमें यहाँ यूज करना है द आर्टिकल। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये नॉर्मली हो गया। देखिए, ट्रिपल डी, डी से बना डेफिनेट, डिक्लेयर्ड और डिफाइन। जब भी आप किसी चीज को डेफिनेट कर देते हो, निश्चित कर देते हो, या डिक्लेयर कर देते हो, या डिफाइन कर देते हो, तो वो चीज निश्चित होते ही अपने से पहले द आर्टिकल का यूज करती है। और दूसरी बात, इसमें एक सिस्टम और आपको ध्यान रखना है कि ऑफ एक ऐसा प्रिपोजिशन है, यहां ऑफ एक तरह से मैं बता दूं, जब 2 नाउन के बीच में आता है तो ऑफ से पहले हमेशा छोटी नाउन और ऑफ के बाद वाली हमेशा बड़ी नाउन होती है। अगर ये सिंगुलर प्लूरल में है तो ये प्लूरल वाली हो जाएगी और ये सिंगुलर हो जाएगी। और यदि अगर इधर वाली चीज फिजिकली अपने आप में छोटी है तो ये वाली चीज फिजिकली अपने आप में
बिग होगी, ये स्मॉल है तो ये बिग होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमेशा ऑफ से पहले छोटी चीज और ऑफ के बाद बड़ी चीज आपको यूज करनी होती है। तो आप ये भी ध्यान रखना इस ऑफ वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये जो नॉलेज था वो डिफाइन हो रहा था, इसलिए हमने वहां आर्टिकल का यूज किया। यहाँ इस क्वेश्चन पर आप मुझे एरर बताएंगे, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स टाइमर स्टार्ट, जल्दी से बताइए। बच्चा लोग सभी वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। इस सेंटेंस में मैनी के बाद, इस सेंटेंस में मैनी के बाद आर का यूज होगा, सॉरी इसके एक्सीडेंट्स के बाद, मैनी के बाद नहीं, एक्सीडेंट्स के बाद। क्या साहब? यहाँ आर आएगा साहब। क्यों आएगा? क्योंकि ये कॉज्ड आपको थर्ड फॉर्म के रूप में काम में लेनी है। क्यों लेनी है साहब? अरे पीछे बाई है तो क्या हुआ साहब? अरे भाई पैसिव बन गया तो क्यों बना? अरे भाई सेंटेंस में एक्सीडेंट की बात कर रहा है, एक्सीडेंट खुद नहीं करते, वो हो जाते हैं, नॉन वर्कर है, और नॉन वर्कर वाले क्वेश्चन में बी प्लस थर्ड लिया जाता है। अच्छा तो ये बोलो ना, आप इतना घुमा के क्यों बोल रहे हो? अरे तो मैं कह रहा था, आप समझ में नहीं आ रहा, तो आप कह कहाँ रहे थे? आप तो सीधा बोल रहे थे कि इसको कुछ थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। भाई क्यों बनाना पड़ेगा? फिर बोले आप बाई ले, बाई है पीछे, तो बाई से क्या हुआ? बाई और रेकलेस ड्राइविंग से समझ में आ रहा है कि पीछे सब्जेक्ट है, ये आप घुमाई तो रहे थे। अब पीछे सब्जेक्ट है तो इसको आगे वाले को नॉन वर्कर बनाना पड़ेगा, और नॉन वर्कर बनाना पड़ेगा तो बी प्लस थर्ड जोड़ना पड़ेगा। अब इसको थर्ड करोगे तो आगे आर लगाना पड़ेगा, आर क्योंकि बी का पार्ट है। तो गुरुजी इतना घुमाओगे तो माथा तो खराब होगा ही ना होगा। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हम यहां रफ कैर में समझते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में आपको ये देखना है वर्ब क्या है, और वर्ब देखने के बाद उसके आगे पीछे आपको देखना है कि क्या दे रखा है, उस वर्ब के आगे पीछे क्या दे रखा है। हो सकता है उस वर्ब के आगे जो नाउन है वो नाउन उस क्रिया की, वो नाउन उस क्रिया की यानी उस वर्ब की, वो नाउन उस क्रिया की यानी वर्ब की वर्कर हो, या फिर नॉन वर्कर हो। मे बी अगर नॉन वर्कर है तो पीछे आपको वर्कर दिखाई देगा यानी उस क्रिया को करने वाला, जिसे आप शुद्ध इंग्लिश में DOER डोर कहते हो, और ये आपको अलग ही नाम से इसको बताया जाता है रिसीवर फिसीवर, यू नो व्हाट। तो आपको ये लफड़े में नहीं पढ़ना है, आप तो सिंपल सा इतना सा ही ध्यान रखो कि भाई नॉन वर्कर आगे है अगर किसी वर्ब से पहले अगर किसी वर्ब से पहले नॉन वर्कर आगे है तो वो सेंटेंस पैसिव बन जाएगा। और पैसिव का कॉन्सेप्ट होता है कि उस क्रिया में आगे होना चाहिए बी और पीछे होना चाहिए थर्ड। ये वाली ट्रिक आज ही रट लो, आपको आज के बाद जब भी किसी से सुनने को मिले समझ लेना उसने मेरे से टीपी है। ये वाली ट्रिक बी प्लस थर्ड, यानी कि इस वर्ब के आगे और इस वर्ब के पीछे आप आगे लिखो बी और पीछे लिखो थर्ड। तो जैसे ही किसी वर्ब के आगे आप बी लिखोगे तो इस वर्ब की जो दौलत है वो इस बी में आएगी और ये वर्ब अपने आप में थर्ड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये बी प्लस थर्ड तब लगाया जाएगा जब किसी वर्ब के आगे नॉन वर्कर होगा। अब नॉन वर्कर कैसे होगा जरा देखो मान लो मैंने यहां दे दिया स्टूडेंट्स और मैंने यहां एक क्रिया दे दी टीचर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट कभी टीच बोले तो पढ़ाने का काम कर सकता है? तो आप बोलोगे नहीं। तो स्टूडेंट जब टीच बोले तो पढ़ाने का काम नहीं करता है, तो क्रिया न करने वाला आपके नजरिए में किस नाम से जाना जाएगा? बोलो नॉन वर्कर। और जब भी किसी सेंटेंस में आपको आगे नॉन वर्कर दिखाई दे तो सेंटेंस में क्या जोड़ना पड़ेगा? बी प्लस थर्ड। तो भैया इसमें जोड़ दो, टीचर में टीचर्स में आगे बी लगा दो,
और इसके पीछे 3 लगा दो। अब टीचर्स की फर्स्ट फॉर्म तो बी में उतारो, तो बी की फर्स्ट फॉर्म आपको मैंने बता रखी है। B1 में एक तो खुद बी होता है, एक एज होता है, एक एम होता है, एक आर होता है, बोलो यस। B2 में मैंने आपको बताया था वॉज वर, बोलो यस। इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए बच्चों आप मेरी सारी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देख लो, मेरे सारे लेक्चर ज्वाइन कर लो, आपको पता चल जाएगा अंग्रेजी कितनी इजी है। और B4 आपकी होती है 2B। आप बच जाओगे दुनिया भर के रूल और रेगुलेशन से। आपको जिंदगी में कभी रूल और रेगुलेशन पढ़ने नहीं पड़ेंगे, इतने कुछ खास नहीं पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने तो पड़ेंगे लेकिन प्रैक्टिकली सब हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन वर्कर आगे तो B+3 जोड़ेंगे, तो ये टीचर्स जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी फर्स्ट फॉर्म हम बी में उतारेंगे, तो ये फर्स्ट फॉर्म इज एम आर हो जाएगा और स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ आर लग जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स आर और थर्ड जब टीच में लग जाएगा तो ये टॉट हो जाएगा। तो फाइनली सेंटेंस बनेगा आपका स्टूडेंट्स आर टॉट, यानी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो वाई B+3 इज नेसेसरी टू ऐड इनटू द वर्ब। तो मुझे बोलिए क्रिया में B+3 क्यों जोड़ा जाता है? तो आप बोलोगे गुरुजी जब भी कोई सेंटेंस नॉन वर्कर से शुरू होगा, जब भी कोई सेंटेंस नॉन वर्कर से शुरू होगा उस क्रिया में B+3 जोड़ा जाएगा। चलिए, When I arrived, I found them both sitting at the table waiting on me। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइमर मैं फिर भी दे देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको कर सकते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम कल बाकी के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। इसी तरह से हर क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझते जाइए। ये वीडियो बार बार देखिए, अपने सभी फ्रेंड्स को भेजते रहिए, वो भी कुछ सीख लें। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी है तो गाइज मुझे आप फ्रैंकली बता सकते हो। इस वीडियो के लाइव के खत्म हो जाने के बाद इसका जो ओरिजिनल कमेंट बॉक्स है वहां जाके आप कमेंट करना भूल जाते हो, वही कमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, अंदर के चैट के कमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए पर्सनली आई रिक्वेस्ट यू गाइज, मुझे ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं जो वीडियो के बाहर वाले कैप्शन में जाकर के, बाहर वाले ऑप्शन में जाकर के कमेंट करते हैं। लाइक मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिस कर रहा हूँ, 15-20 स्टूडेंट्स कर रहे हैं कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट वो कर रहे हैं। लाइक कृतिका है, आरबी है, जितेंद्र है, ठीक है, और मनीषा है, ठीक है, विकास है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शर्मा जी हैं, ये जो कमेंट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है। प्लीज़ गाइस, आपका टाइम, थोड़ा सा टाइम मुझे अच्छे लेवल पे ले जा सकता है, तो आई वुड लाइक टू से कि दैट प्लीज सपोर्ट मी। यहाँ वेटिंग के बाद ऑन नहीं आएगा गाइस, क्योंकि वेट अपने बाद 4 लेता है। दैट्स वाई रिमूव ऑन फ्रॉम हियर एंड यूज 4 in place of on। When I arrived, I found them both sitting at the table waiting for me। अब आपको मैं बता दूं पटवार वाले स्टूडेंट्स को कैसे क्या करना है, कैसे क्या एरर बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी कि सर एरर कैसे बताना है, ये क्या है, ये डंडे वंडे से बीच में ए कॉमा सोमा, ये बहुत डिस्टर्बिंग है बीच में। तो गाइज ये सब चीज़ें मैं आपको इससे अगली वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा कि ये सब सिस्टम क्या है, क्वेश्चन कितने तरीके से दिया जाता है और हम उसमें कैसे कैसे अपना माथा लगाएं, कैसे अपने माइंड को कंसंट्रेट करें कि गुरुजी उसमें कैसे ढूंढें एरर क्या है। ऐसे तो हम दुनिया भर के रूल्स पढ़ लेंगे, कब कौन सा रूल कैसे लगाना है पल्ले ही नहीं पड़ेगा, याद ही नहीं आते क्वेश्चन करते समय। तो इसलिए कुछ ऐसा हो, और वो ऐसा तब भी होगा जब भी आपको मौका मिले पढ़ने का। तो इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप उसे पढ़ डालो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक उनसे इरिटेशन लेवल ना हो तब तक वो चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती। अच्छा, इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एक एक चीज़ को 2-2 3-3 बार पढ़ लिया होगा, उनको तो देखते ही समझ में आ जाता होगा कि यहाँ क्या एरर हो सकता है क्या नहीं है। तो गाइज हम सब करें, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको देखते ही समझ आ जाता है कि गुरुजी आपसे क्लास लेने के बाद हमें फटाफट पता चल जाता है कि क्या एरर है और कैसे एरर है, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच गाइज। आउट ऑफ दिस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें प्लीज गाइज। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव ए नाइस लवली नाइट, सेफ रहें, अच्छे से रहें, थैंक यू।